हेलो ऑल। मैं ये बात कर रही थी कि ब्लैक मैजिक के बारे में। तो इसी बारे में हम बात करते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। एक्चुअली पहले हम भी विश्वास नहीं करते थे, हम भी बहुत हाई फाई मॉडर्न स्टाइल के बन गए थे और बहुत अच्छी लाइफ देखी थी। मतलब अब हम ये है कि आप ये लगा लीजिए, अब जिस स्टेट में मैं हूँ वो अर्श से फर्श पर आने वाली बात है। पहले बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ देखी और अब बिल्कुल डाउन हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और इस जन्म के संचित कर्मों का फल है, मैं ये मानती हूँ। अब मानती हूँ, लेकिन इससे पहले साल 2 साल पहले तो मैं इतना रोई हूँ और इतना मतलब ईश्वर को भी मैंने कहा है कि ये ईश्वर किस बात की सज़ा है। एक्चुअली धीरे धीरे समझ में आता है जब हम अपनी तरफ अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो ब्लैक मैजिक की मैं ये बात कर रही थी कि ब्लैक मैजिक होता है और अपने ही रिलेटिव्स करते हैं। तो हमारे ऊपर भी किसी ने किया था ये। हमें जस्ट अभी मार्च लास्ट में पता लगा जब हम लॉकडाउन में जॉबलेस हो गए। उसके बाद हमें बस कुछ ऐसे साइंस और फ़ोन कॉल्स इस तरह से आए जिससे हमें पूरा विश्वास हो गया कि यही है। और पंडित वगैरह से पूछवाया तो पता चला हाँ ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि हमें खुद गॉड ऐसे अंदर ही अंदर साइन दे देता है सपनों में, थ्रू द ड्रीम। तो ड्रीम्स में क्या होता है, आपको बहुत गंदे सपने आएंगे। कुछ तो गंदे, मान लो गंदे सपने में वियर्ड, इतने वियर्ड कि आप इतना डर के चीख के उठ जाओगे और उसके बाद आप रोते ही रहोगे आधा 1 घंटा 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक आप फुल जेस्चर में आप रोते ही रहोगे। इतना इंटेंसिटी होती है ना उस दुख की, उस पेन की, उस सपने में। तो उसमें आप बहुत ख़तरनाक होते हैं वो सपने। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने देखे थे, मैंने तो अपने बच्चों की मतलब क्या बताऊँ, डेड बॉडी तक देखी, उनका मरना देखा, उनको मारते हुए देखा। मैं खुद सपनों में अपने बच्चों को मार रही हूँ और ऐसा मैंने कहीं किसी सीन में ये नहीं देखा। किसी ऐसे जो रियलिटी वाले शोज़ होते हैं, है ना, क्रिमिनल वाले शोज़, जो रियल पिक्चर्स पे बनाते हैं, रियल लाइफ पर बनाते हैं ना, ऐसी कहीं नहीं ऐसी कोई घटना देखी जो मैंने ड्रीम्स में देखा अपना। मैं खुद हैरान होगी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और जैसे ब्लड देखना, चारों तरफ ब्लड देखना, बहुत बहुत वियर्ड सपने देखना, कंकाल देखना, अपने ही बच्चे की कंकाल देखना, अपने लव्ड वन को मरते हुए देखना, फांसी पर लटके देखना, ये ना बहुत बहुत तकलीफ़ देने वाली बात होती है। तो ये सपने, ऐसे गंदे सपने आना, ये ब्लैक मैजिक का साइन होता है। और ब्लैक मैजिक का साइन ये भी होता है कि कोई भी काम आपका नहीं बनता। आप बहुत एबल हैं, आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। हम 100 जगह हमने धक्के खाए, हमें कहीं जॉब नहीं मिला। जबकि अब बस क्या बताएं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। और ब्लैक मैजिक में ये होता है कि जब भी आप खाना खाने बैठे हो ना, जब आपको लगे हाँ आज घर में थोड़ी सी हार्मनी है, माहौल ठीक है, उसी टाइम किसी ना किसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। और इतना भयंकर होता है वो कि ना खाना खाया जाता है, ना छोड़ा जाता है, ना मतलब समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और बिल्कुल मतलब पिटी पिटी इश्यूज़ होते हैं, उस पर बात शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ तो ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, ये बहुत बहुत असर करता है ये, और ये होता ही है, ठीक है। लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाती है। और मैं ये मानती हूँ कि पितृदोष भी होता है। जब हम अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे तो हम पितरों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमें लग रहा था कि ये तो हमारे कर्मा का रिज़ल्ट है। जो दिस टाइम हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, तो ये हमारा हमारा रिज़ल्ट है। तो हम पितरों को ज़्यादा याद नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये तो पितृदोष भी है। अब पितृदोष मैं कैसे मानूँ? पितृदोष में ये होता है कि जैसे मैं अपना अगर स्टोरी बताऊं तो उसमें इससे पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये पितृदोष है। जैसे 18 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन इन 18 सालों में गवर्नमेंट जॉब का छूट जाना, छोड़ देना गवर्नमेंट जॉब को, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी से किसी छोटे शहर में जाके बस जाना, फिर अपनी ही फैमिली से यानी इन लॉज से अलग हो जाना, फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, ठीक ठाक बिज़नेस को चलाते रहना 10-15 साल तक। उसके बाद फिर अचानक मन उखड़ जाना कि चलो भई अब पूरा शहर ही छोड़ते हैं। फिर विद फैमिली पूरा शहर छोड़ दिया। फिर शहर छोड़ के किसी अनदर सिटी में, अननोन सिटी में, वहाँ जाके बस जाना। फिर साल 1.5 साल के अंदर वहाँ से उठ जाना।
मतलब ना तो आपके पास जॉब है और आप शिफ्टिंग में पैसा खर्च किए जा रहे हैं। नई नई जगह पे शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप बहुत टाइम तक भी नहीं टिक रहे हैं। और लास्ट 2 इयर्स में तो हमने 5 शिफ्टिंग कर ली। लास्ट 2 इयर्स 2019 टू 2020 2018, मतलब ये है 2 साल में 18 से 20 तक हमने 5 शिफ्टिंग कर लिया। तो बताइए अब उसमें कितना ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, और वो भी जॉबलेस होके। जितना भी कमाया वो सब निकल गया। अच्छा, हमने अपना मकान भी बनाया था इसी बीच, इन 18 सालों के बीच में अपना मकान बनाया। वो ईएमआई नहीं हम अच्छे से ले पाए, हम लोन भरने के टाइम में हमारी हालत ख़राब हो गई। जबकि हमने जब मकान लिया तो अच्छा पैसा था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया, उधर से बिज़नेस डाउन होता गया। और बैंक के अलावा बाहर से हमने कर्ज़ उठा लिया, और फिर ये सब तो उठा लिया, मेहनत भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आ भी रहा है, लेकिन फैमिली भी तो बढ़ रही होती है, बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे होते हैं, तो साथ के साथ लोन भी बढ़ता है, उसका इंस्टॉलमेंट जो ब्याज वगैरह होता है वो सब बढ़ रहा होता है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने फिर उस लोन को चुकाने के लिए हमने कहा अब तो भैया अब सर के ऊपर से पानी जा रहा है, अब पूरा मकान ही बेचते हैं। फिर मकान भी बेचा, गाड़ी बेची, घर का सामान बेचा, और लास्ट ईयर तो क्या बताऊं कि घर में राशन तक नहीं था। राशन में जैसे फिल्म में नहीं दिखाते थे, ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स में, कि घर में वो माँ देख रही है स्टील के डब्बे खोल खोल के सारे डब्बे खाली हैं। वो सीन मुझे मतलब आंखों के आगे फ्लैश कर जाता था कि ये क्या, ये तो जस्ट लाइक फिल्म जैसा हो रहा है। घर का कोई भी डब्बा खोलो खाली है, खोलना क्या है वो तो पता ही है खाली है। तो ये है बात। तो ये मुझे ये लगा कि अब आप ये बताइए 18 सालों में हमने 15 शिफ्टिंग कर ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से किसी छोटी सिटी से फिर अनदर सिटी में, अननोन सिटी में, फिर वहाँ से किसी अनदर सिटी में, फिर वहाँ से किसी अनदर सिटी में, वापस घूम के फिर उसी सिटी में। मतलब हो क्या रहा है, आपको कोई एक दिशा नहीं मिल रही, आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई डिवाइन गाइडेंस है ही नहीं। सपने आ रहे, इतने गंदे सपने आ रहे, आपको पता लगने लगा है कि हाँ मेरी जॉब छूट रही है, या जॉब नहीं लग रही है, या ब्लैक मैजिक हो गया। ये पेंडेमिक में ये जॉब भी ले ली, अभी 2-3 महीने से जॉब कर रहे थे वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन अब कोई डर नहीं है, बिकॉज वी टोटली सरेंडर टू द गॉड। हमने कहा भगवान अब तू है, जैसे इतने मुश्किल हालात में भी, जब लास्ट ईयर खाने को नहीं था उस हालात में भी तूने हमें ज़िंदा रखा, आज तक अब हम जिंदा ही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ा, इनर वर्क की तरफ मोड़ा। तो हे ईश्वर, मैं ये कहती हूँ भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए, कभी भी किसी को ना दिखाए जो हमने देखे। और कभी ऐसा सीन, ऐसा सिचुएशन आ भी जाए किसी के घर में, तो हे ईश्वर उसका हाथ पकड़ के उसे ज़रूर उबार देना। बस मेरी आपसे यही विनती है कि हे ईश्वर उसका साथ ज़रूर देना, जिसको आप इतने कष्ट दे रहे हो उसका साथ ज़रूर से ज़रूर देना। और हमें पूरा विश्वास है भगवान पर कि ऐसा ईश्वर सबके साथ करता है, लेकिन उसी के साथ करेगा जो सोल बहुत पक्की हो, समझदार हो, ताकतवर हो, शक्तिमान हो, हर तरह के कष्ट को झेलने में सह जाए, रोए, आंसू खूब बहाओ, लेकिन ये है कि काम जो कर्म करना है ना, जो हमारा कर्म है, जिंदा रहना और कर्म करते रहना, उससे पीछे नहीं हटना, ये गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। मैं तो बस ये सीख रखा लाइफ में, कुछ भी हो जाए ठीक है, अर्श से फर्श पर आ गए कोई बात नहीं। पहले इतना अच्छा पूजा घर होता था मेरा, एक पूरा प्रॉपर पूजा का स्थान, पूजा घर प्रॉपर इतना सुंदर सजा हुआ, कोई बात नहीं। आज फिर एक माता की मूर्ति, एक थोड़ी तस्वीर तो है ही मेरे पास। तो ये था कि पितृदोष में तो ये होता है, और ब्लैक मैजिक में यही होता है कि मान सम्मान की कमी हो जाती है, और अचानक बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में बनाऊंगी कि तो जो फिज़िकल इलनेस थी ना, वो मेरे हस्बैंड को आई अचानक से। ये दिसंबर फर्स्ट वीक में उन्हें ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, स्वेलिंग हो गई है, ये वो। डॉक्टर्स को दिखाया, पहले 1 महीने तक तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। डॉक्टर को दिखाया, कई डॉक्टर्स को दिखाया, ठीक है ना, तो हो नहीं पाया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, उससे भी कोई असर नहीं हुआ, ज़ीरो। पैसे खर्च होते जा रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। फिर एक किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उसने कहा कि आप 1 लाख रुपीज़ सबमिट कर दो और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि आपका ना आर्थराइटिस भी है, आपको बैकबोन आपकी टेढ़ी हो चुकी है, एक्सरे वगैरह कराया बिल्कुल टेढ़ी, ठीक है 80%, और हाफ पैरालाइज है आपको, क्योंकि एक टांग से चल नहीं पा रहे थे, बुरी तरह से स्वेलिंग थी।
ठीक है। और ब्रेन नर्व्स थी ना कोई, वो बिल्कुल कुछ कोई एक नर्व थी जो कि लिखवाती है हमें, जैसे हम हाथ से लिखते ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप अपना नाम लिख के दिखाओ, तो मेरे हस्बैंड पेन नहीं पकड़ पाए, और पेन मुश्किल से पकड़ा तो अपना नाम तक नहीं लिख पाए। तो वो वाली ब्रेन, अब मैं भूल गई हूँ उसका क्या नाम था, तो वो ब्रेन नर्व जो थी वो ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आप एडमिट हो जाओ। अब ये लगा कि एडमिट कैसे हो जाएं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ तो हम रोडपति हो गए, कहाँ से करें। तो फिर हम पूरी तरह से इनर वर्क हमने काम शुरू कर दिया। लास्ट ईयर से ही कर दिया था वैसे तो, जुलाई से स्टार्ट कर दिया था मैंने मेडिटेशन वगैरह, लेकिन थोड़ा यहाँ वहाँ से देख के थोड़ा बहुत मंत्र जाप करके, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। दिसंबर से करने लगे, और 2020 से तो फुली हमने मेडिटेशन, योगा, जप, हवन ये डेली स्टार्ट कर दिया। और इससे इतना अच्छा कूल काम फील होने लगा कि बस अब ये लगता है कि हाँ ठीक है, जो रास्ता है वो ईश्वर ही दिखाएगा हमें, और वो उसका ही दिया है, वो हमें हमारी ट्रेनिंग ले रहा है, वो हमारे टेस्ट ले रहा है, और इस टेस्ट में हमें पास होना ही होना है। तो फिर मैं यही बता रही हूँ कि चाहे आपके पास आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा हो, या कोई पितृदोष हो, या किसी भी तरह की आपकी जो फिज़िकल इलनेस है, ये सब ब्लैक मैजिक के थ्रू भी होता है, ये पितृदोष की वजह से भी होता है, और आपके इस जन्म के कर्मों के कारण भी होता है। तो अपने अंदर मुड़िए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि इसका रीज़न क्या था, ठीक है। और जब अच्छी तरह से मिल जाएंगे सारे जवाब, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। और फिर आपको लगेगा कि मैं किस लिए, मेरा क्या सोल पर्पस है, मैं किस लिए आया हूँ इस धरती पर, मैं कौन हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है। असल में हम यहाँ थोड़े टाइम बिताने के लिए आए हुए हैं इस अर्थ में, इस पृथ्वी में। अब हमें जाना अपने घर है। अपना घर कहाँ है? इटर्नल होम वही है, ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड, वहीं जाना है हमें। तो आप भी ऐसे कीजिए, पूजा प्रार्थना कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए, टोटली सरेंडर टू द गॉड हो जाइए, और पूरा विश्वास रखिए ईश्वरीय शक्ति पर, क्योंकि वो जो डिवाइन पावर है ना, वही हमें चलाती है। हम कुछ नहीं है, हम इसके आगे कुछ भी नहीं है। कितने भी धुरंधर बन जाए ना हम अब देखिए जो ये कोरोना चल रहा है, कितने पैसे वाले लोग भी मर रहे हैं ना, पर क्या पैसा उन्हें बचा पा रहा है? कोई नहीं बचा पा रहा उन्हें अब। तो ये एक शक्ति ही है, ये कोरोना के माध्यम से आई है, ठीक है ना। लेकिन डरना नहीं है, बिना डरे अब मज़े से रहो। हमें ईश्वर ने जिस तरह से इन सारी मुसीबतों से बचाया है, घर में शांति बनाई रखी है, पीसफुल माहौल है, इस लॉकडाउन को हमने भरपूर यूज़ किया है। जब फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन मैंने बस अपना काम शुरू कर दिया, मैंने कहा वाह ये तो हमारे लिए मौका आया है। इस लॉकडाउन में हमने पूरी तरह से अपना काम शुरू कर दिया, अच्छे से मंत्र वगैरह प्रॉपर टाइम से, पूजा विधि से, पूरा साधना करती हूँ टाइम टू टाइम, एक फिक्स टाइम है, मॉर्निंग का भी इवनिंग का भी, और लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ चल रही है, और यही लाइफ है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, कि आप लोग भी बहुत अच्छे से पूजा प्रार्थना करें, अपनी इनर जर्नी में उतरें, और खूब खुश रहें, और अपनी एटर्नल जर्नी को और अच्छे से प्राप्त करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। टिल देन बाय बाय।